नमस्कार, आप सभी का निर्णय आईएएस में बहुत स्वागत है। एस्पिरेंट्स, आज की अपने इस क्लास में हम लोग मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग प्रोग्राम, दैट इज उत्तर लेखन कार्यक्रम को आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। एस्पिरेंट्स, इस बात को आप समझिए, प्रीलिम्स हो चुका है 2026 में। अब बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंसर कीज मिला ली होंगी। यूपीएससी ने कहा है कि जल्दी ही वो भी आंसर की रिलीज कर देंगे। आंसर की से मिला करके समझ में आ जाएगा कि इस बार कट ऑफ के जो बारे में अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं वो ऑलरेडी हम सबके बीच में तैर रहे हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि अगर आप 75 से 80 मार्क्स के बीच में कहीं पर आप ला पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित मान के चलिए। जिस हिसाब का पेपर था उस तरह के प्रश्न पत्र को देखते हुए कट ऑफ के डाउन रहने की उम्मीद है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी लगभग कुछ ऐसे ही विचार रखूंगा कि कट ऑफ के इस बार कम रहने के चांसेस तो हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आप सेफ स्कोर की तरफ जाओगे तो वो 80 से 85 5 नंबर आप और बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर आप कहीं 80 के आसपास में हैं तो आपको बिना किसी देरी के मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। खास तौर पर जो एथिक्स के पेपर हैं, ऑप्शनल है, कम से कम अगर ज़्यादा डाउट है आपको तो कम से कम इनसे शुरुआत करें। और अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो 80 के ऊपर हूँ, तो प्रॉपरली GS1, GS2, GS3, एथिक्स, ऑप्शनल को अपने ध्यान में रखते हुए तैयारी को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय आईएएस ने इस बात का निर्णय किया कि हम YouTube पर आप सभी लोगों के लिए मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में कहीं आप पिछड़ ना जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए इस बेहतरीन कार्यक्रम को शुरू किया है। जिसमें हम, जैसे अगर आज आप यहां पर देखें, आप आज यहां पर देखें तो हमने थीम उठाई है जीएस पेपर 1 की। थीम क्या है हमारी? जीएस पेपर 1 की हमारी थीम है, ठीक है। अब जीएस पेपर 1 के अंदर में अलग अलग सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट की माइक्रो थीम्स हैं। तो जीएस 1 हो गया। जीएस 1 में हमने सब्जेक्ट उठाया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दैट इज आधुनिक भारतीय इतिहास। ओके, आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक। अब आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर में जो माइक्रो थीम यहां पर है, जो माइक्रो थीम है यहां पर, माइक्रो थीम हमने उठाई इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दैट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हमने इसको उठाया। अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले करीब 10 वर्षों के अंदर में? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में भी हम माइक्रो थीम्स निकाल सकते हैं, सब डिवीजन भी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आप समझें, आप यहीं पर देखें इस बात को कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हमारा, मैं आपको दिखाता हूं यहीं पर, ठीक, यहां देखें, जस्ट अ व्हाइल। ठीक है, तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आ गए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर में आ गए। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर में नरम दल है, नरम दलीय अवस्था है, राइट गाइज। अब चूंकि आप लोग प्रीलिम्स दे करके आए हैं, ठीक, तो सिलेबस के बारे में तो जानकारी आपको है ही। नरम दलीय अवस्था है, then you can see here
गरम दलीय अवस्था, देन यू कैन सी गांधीवादी, देन आप यहां पर देख सकते हैं गांधीवादी चरण है, ठीक है, जस्ट अ वाइल, गांधीवादी चरण है या गांधीवादी अवस्था है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कि क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों का योगदान है। फिर आप देखेंगे महिलाओं की भूमिका है। देन आप यहां पर जोड़ सकते हैं समाजवादियों की भूमिका, राइट। ये सब क्या है? मल्टीपल थीम्स हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं, जब गांधीवादी चरण की बात करते हैं तो इसमें और सब डिवीजन हो सकता है। जी हाँ, गांधी जी के मूवमेंट्स हो सकते हैं, गांधी जी एज ए सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के तौर पर आ सकते हैं, तो अलग अलग थीम्स हैं। हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? नरम दलीय अवस्था को उठाने वाले हैं, ठीक। नरम दलीय अवस्था के साथ साथ में महिला, और महिलाओं के साथ में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कुछ विदेशियों की भी भूमिका रही है, ठीक। जैसे अगर आप देखें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसने कांग्रेस की स्थापना करवाई, ये विदेशी तो था। हम लोग खूब जिक्र सुनते हैं एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट भी तो विदेशी ही है, राइट। तो अभी आप यहां पर समझें कि आज की क्लास में हमने 1, 2 और 3, ये 3 विषय चुने हैं। बिना किसी देरी के मैं आपको लेकर के चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला प्रश्न है ये आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आप देखें यहां पर क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दलीय अपनी घोषित विचारधारा, ठीक है, ये विजिबल है, यहां पर कोई समस्या नहीं है। हल्का सा मुझे लगता है कि सेटिंग में कुछ है, हल्का फुल्का सा, ठीक है। आप यहां पर देखें क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दलीय अपनी घोषित विचारधारा तथा राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए, ठीक है। जरा इसको एक बारी आप रीड करिए, इसको एक बार आप रीड करें। पढ़ लिया? अब यहां पर आप देखो कीवर्ड्स क्या है, यहां पर आप देखो कि कीवर्ड्स क्या है। अगर आप कीवर्ड्स के ऊपर में ध्यान दें तो कीवर्ड्स यहां पर क्या है? नरम दलीय, ठीक है, फिर इनकी विचारधारा है, और साथ में क्या है? इनके राजनीतिक लक्ष्य, राजनीतिक लक्ष्य, ठीक। 1, 2, 3 नरम दलीय विचारधारा को आप एक में रख सकते हैं, ठीक है, इनके राजनीतिक लक्ष्य। तो आप यहां पर देखें नरम दलीय विचारधारा 1 हो गया 1, ये क्या हो गया 2, और विश्वास को जगाने में असफल रहे, ये क्या हो गया 3 हो गए, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि 3 कीवर्ड आ गए, ठीक है। अब ये बहुत जाहिर सी बात है कि नरम दलीय विचारधारा है तो अंडरस्टूड है कि 20वीं सदी का आरंभ हो रहा है और 19वीं सदी का अंत हो रहा है। हालांकि उसको स्पेसिफाई भी कर दिया है कि 19th सेंचुरी का 19वीं सदी का क्या हो रहा है, यहां पर 19वीं सदी का, यहां पर क्या देख रहे हैं, 19वीं सदी का अंत हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसका ड्राफ्ट क्या बनेगा, पहले आप वो समझिए। शुरुआत कैसे करोगे? सबसे पहला जो चैलेंज आता है एस्पिरेंट्स के सामने वो यही आता है कि सर शुरू कैसे करें। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको फंडामेंटल बात,
कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो नरम दलीय चरण क्या है, नरम दलीय अवस्था क्या है, आप ये बता दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम चरण को नरम दलीय अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस चरण के नेताओं की मांगें उदार हैं, लिबरल हैं। राइट, ये एक सिंपल सा इंट्रो हो गया। आप इसको थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण को, जिसे नरम दलीय चरण कहा जाता है, इसके अंतर्गत नेताओं ने प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को सामने रखा। एक और इंट्रो हो गया। 2 तरह के इंट्रो बता दिए मैंने आपको। सब्जेक्टिव पेपर है, आप और वेरिएशन कर सकते हैं। आप इंट्रो लिखने के बाद पहले पैराग्राफ में आप जा सकते हो कि नरम दलीय नेताओं ने राष्ट्रवाद का मजबूत आधार तैयार किया भारत में। ठीक, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब यहीं पर आप देखिएगा एस्पिरेंट्स कि सबसे पहले तो आप यहां पर परिचय देंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। परिचय आप दीजिए कि नरम दलीय अवस्था क्या है। ठीक है, नरम दलीय अवस्था क्या है। एज आई सेड, प्रथम चरण है और इन्होंने अपनी मांगे कैसे रखी, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन आदि के माध्यम से अपनी मांगों को रखा इन्होंने। अब आप पैराग्राफ चेंज करके, जब पहले आपने इंट्रो लिख लिया, इंट्रो लिखने के बाद में आप आएंगे कहां पर, आप आएंगे मुख्य भाग के अंदर में। अब मुख्य भाग के अंदर में आते हुए आप यहां पर बताएं कि इन्होंने कौन कौन सी मांगों को उठाया। ठीक है, इन्होंने मांगे कौन कौन सी उठाई। आप नेताओं के बारे में बताइए कि नेताओं के कुछ नाम लिखिए यहां पर, जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, WC बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। 5 लिखे हैं मैंने, 3 आप 3 भी लिखोगे चलेगा। ठीक, नेताओं के नाम लिख करके फिर इनकी मांगों के बारे में बताना शुरू करिए। बताइए मांगों के विषय में। तो मांगों के विषय में आप जब बताओगे यहां पर, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी मांगे। अगर आप प्रश्न को देखें तो प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है, राजनीतिक लक्ष्य। क्या पूछा है, राजनीतिक लक्ष्य। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखें राजनीतिक लक्ष्य। ठीक, अब राजनीतिक लक्ष्य के साथ में संवैधानिक मांगे अपने आप जुड़ेंगी। ठीक, इसके अलावा आप यहां पर देखें प्रशासनिक सुधार की मांगे भी अपने आप जुड़ेंगी। प्रशासनिक सुधार की मांगे भी क्या होंगी बच्चे, साथ में जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। तो आप यहां पर आप देखें राजनीति के अंदर में हमारे ये नरम दल के नेता क्या डिमांड कर रहे हैं, विधायिका में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। बजट के ऊपर में अगर आप राजनीतिक और आर्थिक दोनों को जोड़ के देखें तो बजट के ऊपर में अधिक नियंत्रण दिया जाए। सिविल सेवाओं के अंदर में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। सिविल सेवा में जो भारतीयों के साथ भेदभाव होता है उस भेदभाव को कम किया जाए। सेना में जो भेदभाव होता है उसे कम किया जाए। न्यायपालिका में, कार्यपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसे कम किया जाए। राइट, तो इस तरह की जो मांगे हैं ये मांगे यहां पर उठाई जाएंगी। इन मांगों को यहां पर उठाया जा रहा है। अल्टीमेटली आप और देखें यहां पर कि इन्हीं मांगों को जब उठाया जा रहा है तो कुछ साथ में चीजें और जुड़ती हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आर्थिक मांगों को भी आप जोड़ दीजिए, क्योंकि राजनीतिक मांगों की तुलना में जो आर्थिक मांगे हैं वो ज्यादा कठोर हैं। जैसे आर्थिक मांगों में जो हमारे राष्ट्रवादी हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने धन के निकास का सिद्धांत दिया, तो नौरोजी सर यहां पर क्या कहते हैं,
हम यहां पर देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी वो इस मुद्दे को उठाते हैं कि भारत से जो कच्चा माल है उसका जो निर्यात किया जा रहा है ब्रिटेन को, इसे कम किया जाए। जो ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन किया जा रहा है वो जब भारत में आता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, राइट। और नौरोजी ने इन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन किया धन के निकास के सिद्धांत के अंदर में। तो यहां पर आप 3-4 लाइन डेडिकेट कर सकते हैं इसको, ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन आप डेडिकेट कर सकते हैं इसको, ठीक। तो यहां तक आते आते आपके 2 पैराग्राफ के आसपास बन गए और आपने मांगे दिखा डाली। मांगों के साथ साथ में जो है आपने आर्थिक मांगों को भी यहां पर जोड़ दिया हल्का सा। अब क्या दिखाओगे? अब प्रश्न के अगले चरण की तरफ चलिए। मांगे दिखा दी, अब यह बताना है कि लोगों में भरोसा जगाने में असफल कैसे रहे, ये भी तो है ना प्रश्न में। एक बात आप ध्यान रखें, जैसे आप मुझे यहां पर देख रहे हैं कि एक एक शब्द मैं तोड़ के ब्रेक करके बता रहा हूं आपको कि नरम दल क्या है, लक्ष्य क्या है, और विश्वास को जगाने में असफल हो गए थे। तो अब असफल कैसे हुए, ठीक है, इस पर आइए जरा। तो असफल कैसे हुए? 1892 का जब अधिनियम आता है, 1892 का जब अधिनियम आता है, ठीक है, तो इस अधिनियम में हम लोग यहां पर देखते हैं कि कांग्रेस की जो पहला चरण है कांग्रेस का, नरम दलीय चरण, यहां पर मांगों को जो स्वीकार किया गया है वो मतलब क्या, उसको स्वीकार करना क्या ही बोलेंगे, अस्वीकार करना ही बोलिए, या बहुत कम स्तर पर, निम्न स्तर पर स्वीकार किया गया है। तो 1892 का अधिनियम ये वास्तव में निराशाजनक है। क्या है ये? निराशाजनक है। इसके अलावा आप यहां पर इसी में एक बात आप जोड़ सकते हैं कि भारतीय बजट के ऊपर में अधिकार मांग रहे थे, इसीलिए मैंने आपको आर्थिक मांगे अलग से बोला था। तो 3 लाइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि असफलता को दिखाने में थोड़ा आसानी रहेगी हमको। तो यहां पर क्या हो गया कि निराशाजनक है, बजट के ऊपर नियंत्रण मांग रहे थे, नहीं मिला। हल्की फुल्की चर्चा की बात हुई है, उसमें भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, तो कोई नियंत्रण नहीं है टेक्निकली। इससे क्या होगा? नरम दलीय जो नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट आई। आगे आप देखो। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। और बंगाल के विभाजन की जो चर्चा है, ये चर्चा शुरू हो जाती है 1903 से। जी हाँ, 1903 से। नरम दलीय नेताओं ने अनेकों एप्लीकेशन लिखे, पेटिशन लिखी, अदालत में डाली कि कुछ हो, कुछ किया जाए, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, राइट। अंततः 1905 में बंगाल का विभाजन हो ही गया। इसके पहले आप आओ, तो इसके पहले हम देखते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट आ चुका था, कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एक्ट आ चुका था कर्जन के द्वारा। तो कर्जन ने लगातार जो अटैक किया, आक्रमण किया भारतीय राष्ट्रवाद पर, उसने नरम दलीय राजनीति की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को उभार दिया। सबके सामने आ गई कमजोरियां, और अब यहीं से आप निष्कर्ष की तरफ जाओगे, और निष्कर्ष की तरफ जाते हुए आप यहां पर बताओगे, निष्कर्ष की तरफ जाते हुए आप यहां बताएंगे, जस्ट अ व्हाइल, निष्कर्ष की तरफ जाते हुए आप बताओगे कि बोर्ड पर देखिए कि जो नरम दलीय राजनीति की असफलता है, ओके, जो नरम दलीय
राजनीति की असफलता है। राइट गाइज, इसने गरम दलीय राजनीति का आधार तैयार किया। क्या किया? गरम दलीय राजनीति का आधार तैयार किया। गरम दलीय राजनीति अधिक जुझारू है, जन आंदोलन की बात करती है, संघर्ष की बात करती है अंग्रेजों के सम्मुख, ताकि जल्दी से जल्दी सुधार लागू किए जा सके। क्लियर है बच्चे? लेकिन इस आलोचना को करते हुए आप एक लाइन यहां पर लास्ट में निष्कर्ष में ही जरूर ऐड करें कहीं पर कि इन सब सीमाओं के बावजूद नरम दलीय नेताओं ने राष्ट्रवाद के बीज को बहुत गहराई से बोया, जिसके ऊपर भविष्य की भारतीय राजनीति का वृक्ष तैयार हुआ। अपने हिसाब से आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जुड़ जाएगा। देखिए, कितना भी डार्क आंसर हो, लेकिन एक लाइन भी अगर पॉजिटिव लिखी ना आपने लास्ट में आते हुए, एग्जामिनर को मैसेज जाता है कि बच्चे की समझ अच्छी है। ठीक है, क्लियर है गाइज? ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ आप आ जाइए। थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ा शुरुआत में थीम्स के बारे में, तो वहां समय लगा हमको। अगले प्रश्न की तरफ आप आ जाइए। यहां पर देखिए, कोशिश है कि हर एक सेशन में कम से कम 2 से 3 प्रश्न करवाए जाएं आपको। ठीक है, और आप घर पर इनका उत्तर लिखें। लिखने के बाद फिर मिलाओ, जो सर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। समझे? दिस इज हाउ यू कैन एक्सेलरेट योर प्रैक्टिस। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, आगे आप देखें, एक अच्छा प्रश्न है, पीवाईक्यू है, अगेन 2013 में आया। क्या है? आयु, लिंग और धर्म। ठीक है, आयु, लिंग और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर महिलाएं स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी रही, विवेचना कीजिए। तो अब यहां पर आप इसका उत्तर लिखते हुए ध्यान रखें कि आपको लड़कियों से लेकर के बुजुर्ग महिलाओं तक, मतलब हर आयु की महिलाएं की उनकी बात करनी है, जो एग्जाम्पल आपको मिल जाएं स्वाधीनता संग्राम के अंदर। ऑन एन एवरेज 1857 से लेकर 1947 तक का आप रेंज रखेंगे, ठीक रहेगा। 1857 प्लस है, क्योंकि 1857 वो निर्णायक बिंदु है जहां से भारतीय राजनीति चेंज हुई है। ठीक है, तो हम लक्ष्मीबाई जी, बेगम हजरत महल का जिक्र कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आगे आप देखें। ठीक है, तो आप यहां पर देखें, महिलाएं हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, महिलाओं की ही बात करनी है। फिर आप देखें यहां पर तो किसकी बात है? धर्म की बात है। धर्म का मतलब फिर आप चाहे वो महिला हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, भारत में जो प्रचलित धर्म है, किसी भी धर्म की हो, ठीक है, किसी भी समुदाय की हो, योगदान है। तो मतलब आपके पास रेंज बढ़ा दी कि आप लिखो, जो आप जान रहे हो बताओ। तो आप यहां पर देखो, 1857 हो गया, फिर वही नरम दल, गरम दल, गांधीवादी अवस्था और क्रांतिकारी। राइट? इंट्रो आप कैसे लिखेंगे? इंट्रो कैसे आएगा? इसका परिचय कैसे लिखोगे? सोचो, मैं बताता हूं आपको। भारतीय महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में भाग लिया। उनकी भूमिका केवल भागीदार की ही नहीं रही, बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी निभाई। अगर आप शुरुआत की लाइन कट करना चाहते हैं कि सर इसको हटा के लास्ट की हम जोड़ना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं ने केवल भाग ही नहीं लिया, बल्कि नेतृत्व भी प्रदान किया और जुझारूपन की मिसाल पेश की। आप कुछ अवस्थाओं को जोड़ सकते हैं कि 1857 से लेकर के
चाहे वो गांधीवादी अवस्था रही हो, चाहे क्रांतिकारी चरण रहा हो, सब में महिलाओं की प्रमुख भागीदारी देखी जा सकती है। तो अलग अलग तरीके से लाइंस हैं, क्राफ्ट करके आप तैयार कर सकते हैं इंट्रो। ठीक, अब इंट्रो के बाद जो बेटर तरीका होगा वो ये हो सकता है कि आप सीधे तौर पर महिलाओं के नाम लिखें। सीधे तौर पर आप क्या लिखें, महिलाओं के नाम लिखें और बताते हुए निकल जाएं। एक तो यह है। अगला है कि आप जैसे प्रश्न में जैसे भाषा है, ठीक है, तो आप यहां देखें आयु के बंधन, ठीक है, आयु की बात है। फिर आप देखें धर्म और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर सामाजिक और लैंगिक बंधनों का प्रतिरोध करते हुए, ठीक है। फिर क्रांतिकारी, तो इस तरीके से भी आप इसको क्राफ्ट कर सकते हैं। दो तरीके से, जो इसका उत्तर है वो दो तरीके से क्राफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक तो सीधे एकदम फ्लैट है कि आपने महिला का नाम लिखा, उनकी योगदान क्या है, भूमिका क्या, उसको बता दिया। या आप थोड़ा प्रश्न के साथ में और अलाइन करके आयु, लैंगिक बंधन, अब लिंग मतलब लैंगिक बंधन कि समाज में यह माना जाता है ना कि पुरुष ही लीड रोल प्ले कर सकता है, पुरुष ही लीड कर सकता है, महिला लीड नहीं कर सकती। ये सामाजिक रूढ़ियां हैं ना, उन सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया है महिलाओं ने, पुरुषों के पूर्वाग्रह को तोड़ा है महिलाओं ने। तो आप समझो कि फ्रीडम स्ट्रगल में केवल महिलाओं की भूमिका, केवल भागीदारी नहीं है, भागीदारी के साथ साथ महिलाओं ने सामाजिक सशक्तिकरण की यात्रा भी तय की है। ये आप अंत में लिखेंगे, शुरुआत में नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये नहीं कि जब शुरुआत में ही डाल दिया ना, गड़बड़ हो जाएगी। शुरुआत में आप आयु के बंधन अगर बताएं तो आप कस्तूरबा गांधी की बात कर सकते हैं, ठीक। कस्तूरबा गांधी की बात करते करते अरुणा आसफ अली और मतांगिनी हाजरा, बंगाल से मतांगिनी हाजरा, जिन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको हम लोग? बूढ़ी गांधी भी कहते हैं। कि अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचार झेलती रही, लाठियां खाती रही, फिर भी तिरंगा हाथ से नहीं गिरा, ठीक। इसके अलावा आप देखें, आप यहां पर देखें सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर और उनका रिस्पेक्टिव योगदान। अगर कहीं से तुम्हें कंटेंट कुछ कम दिख रहा हो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखने में, तो मैंने तुम्हें कंटेंट भी यहां दे दिया। सरोजनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन और खास तौर पर नमक सत्याग्रह, और उसमें भी अगर आप जाएं तो एक जगह है धरासना, यहां पर इनकी प्रमुख भूमिका रही। इसके अलावा सरोजनी नायडू जी की भूमिका रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, ठीक। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। बेगम हजरत महल 1857 का विद्रोह, ठीक। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन। मैडम भीकाजी कामा ने विदेशों में कार्य किया, ठीक। तो आप देखें धर्म और समुदाय की बात हुई। इसके अलावा आप यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई, मैंने अभी जिक्र किया था शुरुआत में, उनका नाम भी आप लेंगे। फिर आप देखें कि महिलाओं का यहां पर शामिल होना अपने आप में पितृसत्ता के लिए एक चैलेंज था। और इसके अलावा आप देखें कि क्रांतिकारी और सैन्य गतिविधियां, आजाद हिंद फौज में लक्ष्मी सहगल, क्रांतिकारियों में प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता, जो कि मास्टर सूर्य सेन की लीडरशिप में कार्य कर रही थी। इसके अलावा आप देखें भगत सिंह के समूह में
हम दुर्गा देवी का नाम देखते हैं। किसका नाम देखते हैं? दुर्गा देवी। इसके अलावा हम देखते हैं शांति और सुनीति चौधरी। ओके, एंड इसके साथ में हम और क्या देखते हैं? बीना दास। किसको देखते हैं? बीना दास को। ठीक है, तो आप यहां पर समझें इस बात को कि ये सारी की सारी महिलाएं, इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई भारत के अंदर में, स्वाधीनता संग्राम के अंदर में। ठीक है, जन चेतना का प्रचार किया, प्रसार किया। ठीक है, और आप यहां पर देखें, सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव रखी। ठीक, एनी बेसेंट का नाम जो है, उनका नाम भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं, एनी बेसेंट। अब हालांकि विदेशी महिला है, लेकिन अब ये तो लिखा नहीं कि देशी या विदेशी। एनी बेसेंट, मार्गरेट एनी बेसेंट। हाँ, सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, उनका नाम भी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन सब ये महिलाएं विदेशों से आई हैं। मीरा बेन जो कि विदेशी महिला है, भारतीय नाम ग्रहण किया है। और इसी के साथ जो हमारा अगला प्रश्न है, वो जो अगला प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है इन्हीं विदेशियों के साथ में। आप क्वेश्चन देख रहे हो, चुन चुन के लाए हैं आपके लिए, ढूंढ के, कि ऐसे प्रश्न जो आपके साथ में कई बार डिस्कस ही नहीं होते हैं, चर्चा ही नहीं होती है, और अगर कहीं घूम फिर के वो थीम घूम गई तो कंटेंट कम रह जाएगा तुम्हारे पास। यही कोशिश है कि इस गैप को भरा जाए, फिल किया जाए। क्लासेस में हम सब लोग पढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग कैसे हो, वो कैसे निखरे, इस पर ध्यान थोड़ा कम ही जाता है। तो यहां पर एक ये प्रयास है निर्णय आईएएस के द्वारा कि क्लासरूम के अंदर में डिटेल्ड स्टडी के साथ साथ आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाई जाए, ताकि आप परीक्षा के किसी भी चरण पर असफल ना होने पाए। आप यहां देखें, क्वेश्चन है, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक, तो अब यहां पर विदेशियों की बात हो रही है, तो अब विदेशी मतलब क्या? पुरुष भी हो गए और साथ में क्या हो गई? महिलाएं भी हो गई। पुरुष भी है, महिला भी है। ओके, विभिन्न आंदोलन मतलब यह हो गया कि चाहे वो नरमदलीय अवस्था हो, गरमदलीय हो, गांधीवादी चरण हो, सब जोड़ देना है। ठीक है, इवन साम्यवादी मेरठ षड्यंत्र में भी विदेशी आए थे कई सारे, ब्रैडली एटसेट्रा, उनका जिक्र भी, उनका मेंशन भी आप यहां पर कर सकते हैं। आगे आप देखें, शुरू करते हैं जरा इसको। ठीक है, तो आप इसका जो इंट्रो है, इंट्रो आप कैसे बनाओगे आप पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखवा दिया है मैंने इन डिटेल आपके लिए कि केवल भारतीयों की ही भूमिका नहीं रही, बल्कि विदेशियों ने भी भारतीयों का साथ दिया, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक सहयोग किया भारतीयों का, और भारतीय राष्ट्रवाद को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में एक प्रमुख भूमिका अदा की। बाकी एज आई ऑलवेज से अपने हिसाब से आप हमेशा क्राफ्ट कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज अलाउड। नाउ कुछ बड़े नाम आप देखो, एनी बेसेंट है, ए.ओ. ह्यूम है, सिस्टर निवेदिता है, मीरा बेन है, सी.एफ. एंड्रयूज है। ठीक है, ब्रैडले एटसेट्रा हैं, जो कि कौन लोग हैं? साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, और ये भारतीयों का सहयोग करने के लिए आते हैं। एनी बेसेंट के बारे में हम सभी जानते हैं, अब इनका कंट्रीब्यूशन बताते हुए चलिए।
एनी बेसेंट होम रूल लीग। इसके अलावा न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से इन्होंने भारतीयों को राष्ट्रवाद के प्रति जो है जागरूक किया। शिक्षा में भी योगदान दिया। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करवाई बनारस में। बीएचयू की स्थापना से भी जुड़ी रही। एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के संस्थापक रहे। प्रबुद्ध अंग्रेज व्यक्ति हैं, तो चाहते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन ऐसा हो कि भारतीयों का अधिक से अधिक लाभ हो। सिस्टर निवेदिता आयरलैंड की रहने वाली हैं, रामकृष्ण मिशन में शामिल होती हैं, बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेती हैं बंगाल में। जी हां, सिस्टर निवेदिता। मीराबेन गांधीवादी आंदोलनों में प्रमुख भूमिका अदा की, गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित है। सीएफ एंड्रयूज, सीएफ एंड्रयूज को हम देखते हैं तो मिशनरी हैं, लेकिन अगेन गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित है। और इवन गांधी जी के पहले से ही भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रहे। अनेक अवसरों पर ब्रिटिश सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाने में सीएफ एंड्रयूज ने बड़ी भूमिका अदा की। यहां तक कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कार्य कर रहे थे तो वहां पर भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार से बातचीत करने में, समस्या का हल निकालने में सीएफ एंड्रयूज ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता बंगाल में एक बड़ी नेता रही। नेल्ली सेन गुप्ता ब्रिटिश हैं, जी हाँ, विदेशी हैं, और कांग्रेस में एक सक्रिय भूमिका अदा की। ठीक है, भारतीय नाम रखा है। तो आप यहां पर देखिए, ऐसे ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो विदेशी हैं और इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बड़ी भूमिका अदा की। ठीक है, हालांकि इनके लिमिटेशंस भी हैं। अब देखिए, आप प्रश्न को देखें जरा एक बार, यहां पर क्या लिखा था, विश्लेषण करें। मतलब क्या हुआ कि योगदान के साथ साथ अगर कुछ सीमाएं हैं तो उन सीमाओं को भी आप बताएं। तो योगदान तो हमने बताया, लेकिन सीमाएं क्या है? सीमा यह है कि शहरी वर्ग तक सीमित है। सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाए, बाहरी हस्तक्षेप के आरोप भी लगे इनके ऊपर में। ठीक है, सजाएं भी दी गई इनको। तो इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, मोर और लेस भारतीयों के हाथ में ही थी। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानव की आज़ादी, मानवाधिकार, ये सब सार्वभौमिक मूल्य हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जिसका समर्थन दुनिया के अलग अलग विदेशियों ने भी किया। अब इन्हीं विदेशियों में अच्छा एक नाम मैं और जोड़ना चाहूंगा, देखिए बाद में एकदम दिमाग में आया, वेब मिलर। हालांकि वेब मिलर पत्रकार है, संक्षिप्त योगदान है इसका, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय इसने सॉल्ट मार्च को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जिस तरह से कवर किया है और जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इसको पहुंचाया है, अंग्रेजों के अत्याचार को, तो वेब मिलर की भूमिका भी सराहनीय रही। वहां पर विशेष रुचि ली है उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, राइट गाइज, बाकी निष्कर्ष मैं बता ही रहा था आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, आज की क्लास में हमने 3 प्रश्नों की बात की। किसकी बात की? 3 प्रश्नों की बात की है, 3 क्वेश्चंस। आई होप ये जो डिस्कशन है ये आप सबको काम का लगा होगा। अपना फीडबैक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक आप पहुंचा सकते हैं, ताकि अगर आपके लिए कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो निर्णय आईएएस उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। आप लोग मेंस की तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। शुक्रिया।